मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल से एक्सपोर्ट करने के कितने तरीके हैं भाई? 2 तरीके। पहला तरीका हमारे पास क्या है भाई कि हम या तो डिफ़ॉल्ट करें कि मतलब आप करोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आपका कोई भी डेटा, फिर अगर आपको उसी फाइल से एक और एक्सपोर्ट करना है तो आप उसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ कर दी है। तो अगर आप एक फाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट के मतलब डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। सिनेरियो फिर ये होता है कि आप जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो ना क्लास, उसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। आप उसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है आपके पास। मतलब अगर आप किसी भी फाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और किसी फाइल में फिर उसे इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट के आगे जो नाम लिखते हो ना वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो ऑब्जेक्ट को, मतलब मल्टीपल एक्सपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट आपके पास हमेशा उसी नाम से होगा जिस नाम से आपने क्या करा है, उसको एक्सपोर्ट करा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलें प्रैक्टिकली करके देखते हैं भाई। अच्छा भाई, VS कोड गो लाइव। देखिए भाई क्लास, हम लोगों ने सिंपल क्या करा, हमारे पास यहाँ पे भाई 2 एरेज हैं। मुझे इन दोनों एरेज को क्या करना है भाई, data.js से बोलो बोलो भाई एक्सपोर्ट करना है। तो भाई दोनों को हम लोग डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक ही होगा बस। लेकिन मुझे यहाँ से 2 करने हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट और मैंने दोनों के नाम लिख दिए। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं भाई मल्टीपल एक्सपोर्ट करने का तरीक़ाकार। कि अगर आप मल्टीपल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे भाई, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट और अपने डेटा का, मतलब अपने वेरिएबल्स का या अपने फंक्शंस का, कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करवाना चाहते हो उसका नाम। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर मुझे इसे इंपोर्ट करना है तो इसे इंपोर्ट करने का हमारे पास तरीक़ाकार क्या है भाई, सिंपल, आपने लिखा इंपोर्ट और आपने क्या लगाया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट फ्रॉम ./data.js। अब जो जो चीज़ें आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाई ना ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई। क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट डेटा चाहिए, यूज़र डेटा चाहिए। मैंने बोला भाई मुझे प्रोडक्ट डेटा भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, यूज़र डेटा भी चाहिए मुझे। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा भी गेट हो गया और हमारे पास क्या गेट हो गया, यहाँ पे यूज़र डेटा भी गेट हो गया। क्लास क्लियर है? अब अगर मैं इस फाइल से एक और एक्सपोर्ट करना चाहूँ, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहूँ, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट एडमिन नेम इक्वल्स टू जाफर अमान। मैं चाहता हूँ ये जो एडमिन नेम है ना वो भी यहाँ से क्या हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन वो क्या हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडमिन नेम। तो भाई मैं एक फाइल से डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ एक ही वक्त पर और ऑब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ एक ही वक्त पर। ऐसा नहीं है कि अगर डिफ़ॉल्ट लगा दिया तो भाई मैं फिर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट नहीं कर सकता, या ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगा दी तो भाई मैं डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। भाई दोनों एक वक्त पर एक साथ कर सकते हो, कोई टेंशन। अब मैंने देखो यहाँ से क्या करा है, एडमिन नेम डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करा है। इसको गेट करने का तरीका देखो, इंपोर्ट एडमिन नेम फ्रॉम ./data.js। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे एडमिन नेम को कंसोल करवा लिया। आइए मेरे पास एडमिन नेम या नहीं आया। डिफ़ॉल्ट करवाने का एक फ़ायदा है भाई, लाजमी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे एडमिन नेम के नाम से ही क्या करूँ, इंपोर्ट करूँ। मैंने इसको कर दिया भाई सुपर एडमिन। क्या कर दिया मैंने इसका नाम, सुपर एडमिन। बात क्या है, हमारे पास एक ही है, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को आप किसी भी नाम से क्या कर सकते हो भाई, इंपोर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपके पास ये जो आप लोग किस में करोगे भाई, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर एक्सपोर्ट करोगे, इसके लिए लाजमी है क्या, जिस नाम से एक्सपोर्ट करोगे उसी नाम से क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। देख लो भाई सुपर एडमिन के ऊपर भी जाफर अमानी आ रहा है। क्लास क्लियर है? कोई ऐसा मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। तो भाई हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, ख़त्म हुआ।
बस यही है इनपुट एक्सपोर्ट के अंदर। बता दो भाई क्लास, कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन ना समझ में आई हो तो भाई क्लियर कर लो आज। डिफॉल्ट नहीं, मल्टीपल नहीं हो सकते, मतलब एक फाइल से डिफॉल्ट हमेशा एक ही होगा बस, नहीं एक सिंगल, जैसे सिंगल एरे होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगल फंक्शन होना चाहिए, जो भी होगा सिंगल होगा। हाँ तो कर सकते हैं बिल्कुल, सिंगल एंटिटी बन गई ना सर, मतलब सिंगल एंटिटी होना लाजमी है डिफॉल्ट के लिए, मल्टीपल एंटिटीज नहीं। हाँ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? कितने लोगों को क्लियर है भाई? इसकी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना क्लास तो आपको सही मानों में समझ में आएगा। ये ऐसा टॉपिक है विदाउट प्रैक्टिस तो समझ में नहीं आता। रिपीट करना है कुछ या नहीं करना? सवाल कर लूँ मैं आपसे? चलें भाई सवाल कर लेते हैं। न्यू एरे का एक वेरिएबल है, मुझे यूज करना है कहाँ पे? app.js के अंदर। किस तरह यूज करूं भाई? भाई डिफॉल्ट करवाऊं या ऑब्जेक्ट करवाऊं? इस फाइल से अभी फिलहाल एक ही एक्सपोर्ट करना है मुझे, बस डिफॉल्ट सही रहेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू एरे, सही है भाई? क्या करूं यहाँ पे? किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूं। क्यों भाई? सर डिफॉल्ट है। इंपोर्ट न्यू एरे कहां से लेकर आ जाओ भाई? ./data2.js। तो अगर सिंपल में इसे कंसोल करवाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? यहाँ पे एक न्यू एरे मिल जाएगा। ऊपर वाला सारा कमेंट कर देते हैं भाई। मिलिए क्लास न्यू एरे या नहीं मिला? अब मेरे पास data2.js के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। एक तो मेरे पास डिफॉल्ट में न्यू एरे चला गया। अब मेरे पास एक num1 है जिसमें 100 है, एक num2 है जिसके अंदर मेरे पास 200 है। मुझे ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ से क्या करने? एक्सपोर्ट करने। क्या करूं? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट लगाएं, num1 और num2। सही है भाई? इंपोर्ट किस तरह होगा? इंपोर्ट किस तरह होगा भाई? इंपोर्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट फ्रॉम। सही है भाई? अब जो जो चीजें हमें चाहिए वो हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगी। num1 भी मिल गया और हमें क्या मिल गया यहाँ पे? num2 भी मिल गया। तो console.log क्लास क्लियर है यहाँ तक? आगे हमारे पास वैल्यूज। ये क्या था भाई? ये तो ना होता है, यहाँ होता है। हाँ भाई क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं है क्लियर? एक्सपोर्ट करने का एक और तरीका देख लो। आप इन दोनों को एक्सपोर्ट करवाना चाहते थे ना क्लास? सही है। आप कॉन्ट से पहले भी क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिख सकते हो। इसका मतलब भी क्या है? ये इस फाइल से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। डिफॉल्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है ये। तो इसको भी गेट करने का हमारे पास तरीका होगा, सेम होगा। मतलब आप ये करना चाहो, आखिरी में सबको एक साथ करना चाहो, आखिरी में सबको एक साथ कर दो। आप अगर एक साथ नहीं करना चाहते, आप उसी लाइन पे करना चाहते हो, उसी लाइन पे कर दो। सर कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा फॉलो होती है? दोनों फॉलो होती है भाई। मुझे ये भी अच्छा लगता है भाई तरीकेकार, मुझे ये भी तरीकेकार सही लगता है कि सारे एक्सपोर्ट एक ही जगह से हैंडल हो जाए। और मुझे ये भी सही लगता है भाई कि हाथ के हाथ क्या करते रहो, उसको एक्सपोर्ट करते रहो। आपके अपने ऊपर है भाई, जो आपको यूज़ करना अच्छा लगे वो यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं है। बता दें भाई क्लास पहले से आराम है, आगे बढ़े। चलिए जी क्लास आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होगी आज? मतलब ख़त्म नहीं हुई, एक हमने स्टॉप लगा दिया, मतलब एक फुल स्टॉप लगा दिया हमने अभी, एक छोटा सा। इंशाल्लाह भाई हफ्ते भर के बाद हम जावास्क्रिप्ट को फिर से क्या करेंगे भाई?
कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी थोड़े टाइम के लिए हमने मतलब 2 3 चलो 4 क्लासेस के लिए हमने एक छोटा सा क्या लगाया भाई, फुल स्टॉप लगाया कि हमारे पास थोड़ी हम जावास्क्रिप्ट रोके। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जावास्क्रिप्ट के। अब ऐसा ही है, तो भाई जो जो हमने जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स पढ़ लिए ना, पहले उसको प्रैक्टिकली अब क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अच्छा भाई प्रैक्टिकली इसके मतलब हमारे यूज़ केसेस ये हैं एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे हम लोगों ने भाई एसिंग अवेट पढ़ा, प्रोमिसेस पढ़ा, ट्राई कैश पढ़ा, फैश पढ़ा, ऐसा ही है, मैप पढ़ा, फिल्टर पढ़ा, फाइंड इंडेक्स पढ़ा, फिर एरो फंक्शंस पढ़े, कॉलबैक फंक्शंस पढ़े, वार लेट कॉन्स पढ़ा। ये सब चीज़ें जो भाई हम लोगों ने क्लास पढ़ी है ना, अब इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे। लेकिन सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं, इसमें एक और चीज़ हमारे पास ऐड होगी, क्या? फायरबेस। क्या है फायरबेस, क्यों है फायरबेस, हमें क्या हेल्प आउट करेगा, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। फायरबेस का नाम आया, देख लो भाई, वहाँ से गोली शीशा तोड़ते हुए ना यहाँ पे। हालात हालात तो सही है भाई। वैसे एरियल साल तो मना है ना मतलब करना शादियों में, लेकिन हाँ लोग तो करते ही हैं। हाँ ये तो है भाई। मुझे आज भी याद है, मैं तकरीबन 1 साल पहले सोलर की प्लेट हमारी लगी थी छत पे, तो वो शादी वादी हो रही थी, तो भाई वो बंदे ने फायर कर रहे थे गली के कोने पे, वो डायरेक्ट गोली जो उड़ती थी मेरे घर पे, वो सोलर की प्लेट आर पार करते हुए डायरेक्ट नीचे, मतलब घर पे नीचे भाई उसको पूरा गोली पूरी सोलर प्लेट को फंसाया। अब उसकी तो भाई एक फायर 150 रुपये की होगी गोली, 200 रुपये की गोली होगी, 250 रुपये की होगी भाई, चलो 500 रुपये की ले लो यार। मेरे 30,000 रुपये की प्लेट के भाई लग गए थे। उस टाइम प्लेटें बड़ी महंगी थी, प्लेट अब सस्ती हुई है सोलर की, पहले तो तकरीबन मैंने 80 रुपये 90 तक भी पहुँचा है भाई, पर वो उतना क्या कहते हैं वाट। अब तो ये ना कि आपको मिल जाती 16-17 हज़ार रुपये की 585 वाट। उस वक्त तो बड़ी महंगी थी भाई, तो गई प्लेट मेरी। तो भाई ये बस क्या बोलें, झालत है हमारे लोगों के अंदर। फिर कहते हैं कि हमारे पे ये अजाब आ गया, वो अजाब है। भाई अजाब तो आएगा, गरीबों का हक तुमने खाया हुआ है। ये खुशी का माहौल होता है, और भाई ये खुशी का माहौल नहीं होता, ये जहालत का माहौल होता है। दुनिया को क्यों बताना कि मैं आज मतलब मैं शादी करूंगा भाई, दुनिया को क्यों बताना भाई, सही है। तो भाई ये जहालत है। अब आप देखो ना, बारात जा रही होती है, ये बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए होंगे, रोड बंद करके नाच रहे होंगे पागलों की तरह। अबे सही है भाई, तेरी शादी हो गई तो क्या जरूरत है भाई इतना हंगामा करने की। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी में सिर्फ 2 इवेंट थे, मिलाद और वलीमा। मतलब मिलाद करी थी भाई, एक मतलब नात खानी मिलाद हुई थी, सही है, कुरान खानी मिलाद मतलब नात खानी, जिक्र हुआ, अल्लाह का जिक्र करा, अल्लाह का शुक्र अदा करा, मस्जिद में सादगी से निकाह हुआ जुमे की नमाज के बाद। सिंपल भाई, मैं मतलब रुखसती हमारे इस तरह हम गए, रुखसती ख़त्म, वलीमा बहुत सिंपल, ना कोई हंगामा, ना कोई फसाद, ना कोई फायर, ना कोई पटाखे, बिल्कुल सादगी से। आज तक मेरे कितने दोस्तों को नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ, नहीं पता मेरे दोस्तों को मैं मैरिड हूँ। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई, तो बोला हाँ जानी कहाँ बिजी, बोला बस शादी के बाद थोड़ी ज़िंदगी मसरूफ़ है। तूने शादी कब कर ली? मैंने कहा जानी 1 साल होने वाला है। मतलब बोलते यार तूने बुलाया ही नहीं। बोला यार वो भूल गया था मैं, तो टोपी करवानी पड़ती, तुम्हें पता है यार मैं एक ही बेटा, ये वो बहुत मसरूफियात। उसने बोला यार तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ, सही बात है, चलो यार फिर कभी कोई दावत वावत करवा देना, दूसरी शादी में याद रखना। तो भाई हाँ पे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है यार, मैं नहीं करूँगा भाई। भाई मेरा ऐसे कॉन्सेप्ट था कि मुझे शादी बहुत सादगी से करनी है, और एक तो अर्ली एज में करनी है, एग्जाम्पल सेट करनी थी। एक होता है ना कि कॉन्सेप्ट बनाना था कि भाई लोग जल्दी शादी करें और सादगी से करें। और हमारे एरिया में, हमारे ख़ानदान में भी शादियाँ होती ना, वो भाई फुल धूम धड़ाके से, ये नाइट वो नाइट, कवाली नाइट, फलाना नाइट। अबे भाई कौन सी नाइट है? हाँ फिर लेवा अलग होगा, फिर डांस अलग, फंक्शन अलग, रखती जगह अलग। अबे भाई ख़त्म नहीं है शादियाँ, फंक्शन ख़त्म नहीं हो रहे। तो भाई ये बड़े मतलब चोचले होते हैं। हम लोगों ने बहुत मुश्किल किया हुआ हमारे माशरे में भाई, इन सब चीज़ों को हमें आसान करना चाहिए। और ये जो झालत होती है ना ये रोडों के ऊपर, ये जो डांस नाच गाना, भाई बहुत सब गुनाह है सब चीज़ों का। मतलब आप दीन से आगे नहीं जा सकते, आप दीन को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। आपको जो काम ज़िंदगी में करना है ना भाई, वो दीन को देखते हुए करना है। जो जिस चीज़ की दीन इजाज़त दे आप वो करोगे, जिस चीज़ की दीन इजाज़त नहीं देता ना
आप करने की सोचो भी ना उसको, वहाँ फुल स्टॉप है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वही करते हैं जिसकी हमें इजाज़त नहीं है। ये हमारा मसला है, हम जब भी मुसलमान पीछे रह गए। खैर क्या करें वाह भाई वाह। चलें भाई क्लास, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया भाई, फायरबेस। अच्छा भाई क्लास, हम लोगों ने बहुत टाइम पहले जब हमारी पहली क्लासेस होती थी तो हम लोग समझते थे कि यार वेबसाइट क्या होती है, फिर आपको भाई समझ में आया अच्छा भाई वेबसाइट ही होती है, फिर आपको वेब एप्लीकेशन का डिफरेंस समझ में आया था। जैसे सब कुछ आपको एक वेबसाइट का मतलब है स्टैटिक पेजेस, यूजर इंटरेक्शन जीरो, ऐसा ही है, मतलब सिर्फ क्लाइंट साइड होगी, कोई सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं होता। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया वेब एप्लीकेशंस का। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ा और समझा कि भाई वेब एप्लीकेशन का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास क्या होगा, एक अदद होगा फ्रंट एंड और एक अदद हमारे पास क्या होगा, बैक एंड। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने एक और चीज़ समझी थी कि बैक एंड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सर्वर होगा और एक हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस होगा। ये हमने पढ़ा था भाई। तो बेसिकली फिर हमने ये भी समझा था कि भाई फ्रंट एंड के अंदर हमारे जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं, मतलब हमारे भाई जितने भी फॉर्म्स होते हैं जिसकी वैल्यूज़ वगैरह हमारे कहाँ पे सेव होती है भाई, डेटाबेस पे सेव होती है। तो वो डायरेक्टली सेव नहीं होती है हमारे पास, वो थ्रू किसकी होती है हमारे पास, पहले एक रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, सर्वर के पास, फिर सर्वर क्या करता है उसको डेटाबेस पे भेजता है, और फिर डेटाबेस से जब उसको रिस्पॉन्स आता है तो वो सर्वर वापसी क्या करता है भाई, उसको रिस्पॉन्स बैक करता है। ऐसा ही है क्लास, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही था भाई। तो भाई अगर आप एक प्रॉपर क्या बनाना चाहते हो क्लास, एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो भाई आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए भाई, बैक एंड एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। जब जाके आपके पास एक प्रॉपर क्या बनेगी भाई, वेब एप्लीकेशन क्रिएट होगी, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन क्रिएट होगी, जहाँ पे आप लोग ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं यूज़र की, जहाँ पे आपका डेटा बेसिस पे क्या होगा, जाके सेव होगा। ऐसा ही है क्लास। तो भाई इस प्रोसेस तक हम इंशाल्लाह भाई बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, महीने 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने हम इस प्रोसेस में क्या हो जाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे। मतलब 1-1.5 महीना हमारे पास मैक्सिमम हम इस प्रोसेस में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारे पास इस टाइप की एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं 3 टियर एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन कहते हैं, 3 टियर एप्लीकेशन। मतलब इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती है ना, एक फ्रंट एंड की लेयर होती है, एक सर्वर की लेयर होती है और एक हमारे पास इसकी लेयर होती है, डेटाबेस की लेयर होती है। तो हमारे पास कॉमनली भाई इसको क्लास हम लोग क्या कहते हैं भाई, 3 टियर एप्लीकेशन भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना, एक आती है 2 टियर एप्लीकेशन, एक आती है हमारे पास 3 टियर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारा फ्रंट एंड होगा, हमारा सर्वर होगा और हमारा क्या होगा भाई, बैक एंड होगा, मतलब सॉरी डेटाबेस होगा। मतलब फ्रंट एंड को जो भी डेटाबेस से बात करनी है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, किसके थ्रू करेगा, हमारे पास सर्वर के थ्रू करेगा। और इन तीनों चीज़ों को भाई हम पर्सनली खुद क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। सही है क्लास। फिर हमारे पास थोड़ा सा भाई अब एडवांसमेंट आ गई, दौर थोड़ा अपडेट हो गया। फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट इस तरीके से आएगी भाई, हमारे पास जो हमारी वेब एप्लीकेशन बनती थी ना क्लास, जिसमें हमारे पास 3 टियर्स होते थे। क्या होते थे भाई, 3 टियर्स। ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, 2 टियर्स के अंदर। किसके अंदर, मतलब हमारे पास हमारी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी, भाई घर भी जाना है वापसी, मैं कह रहा हूँ क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हमारी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी होगी और हमारे पास यहाँ पे एक क्या होगी भाई, क्लाउड सर्विस होगी, क्लाउड सर्विसेज होंगी हमारे पास। क्या होगा भाई, जैसे कि क्लाउड सर्विस भाई मैंने कोई यहाँ से उठा ली डेटाबेस की, जैसे हमारे पास होता है एक फायर स्टोर। फायर स्टोर किसका होता है हमारे पास, ये फायरबेस का, ये एक डेटाबेस है हमारे पास। क्या हमारे पास ये एक डेटाबेस है। अब अगर मैं इस डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं ना क्लास, तो भाई मुझे अपना कोई सर्वर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई फायरबेस इसे क्या करता है, खुद मैनेज करता है। मतलब फायरबेस आपको कहता है कि जानी तुम ये जो एप्लीकेशन बनाने के लिए
फ्रंट एंड बैक एंड के ऊपर सर्वर का जो सर का दर्द तुम अपने सर पे ले रहे हो ना, और फिर तुम बैक एंड के अंदर डेटाबेस को भी संभालने के लिए जो अपने इसका जो पूरा भाई सर का दर्द अपने ऊपर लेके बैठे हुए हो, इन सब फटीकों को तुम छोड़ दो। तुम क्या मैनेज कर लो, सिर्फ अपना फ्रंट एंड मैनेज कर लो, तुम्हारा बैक एंड मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा बैक एंड मैं संभाल लूंगा। मतलब तुम्हारे पूरी बैक एंड एप्लीकेशन के अंदर जो सर्वर है, जो डेटाबेसेस है, जो ऑथेंटिकेशन है, वो कौन संभाल लेगा भाई? फायरबेस संभाल लेगा। तो बेसिकली फायरबेस हमारे पास है क्या? फायरबेस हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फायरबेस हमारे पास क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो सर क्या फायरबेस सिर्फ अनोखा एक ही है? नहीं भाई, फायरबेस तो दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे आता है हमारे पास सुपरबेस। कौन सा था हमारे पास? सुपरबेस। आजकल भाई बहुत ज्यादा टॉप पे चल रही है हमारे पास। मतलब फायरबेस तो भाई इसके आगे पीछे भी नहीं है। कोई कहे ना आगे पीछे, तो फायरबेस इसके आगे पीछे भी नहीं है। तो सर हम फायरबेस क्यों कर रहे हैं भाई? फायरबेस इजी टू यूज है, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। क्या फायरबेस सिर्फ और सिर्फ इजी टू यूज है? मतलब फायरबेस एक बिल्कुल बिगनर है ना, जैसे भाई आप समझो भाई हम सारे अभी के बिल्कुल बिगनर है, मेरा लेवल भी भाई आपकी तरह ही है। तो भाई हमारे लिए ज्यादा सुटेबल कौन सा क्लास? फायरबेस है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सुपरबेस नहीं पढ़ाया। जो बैच 12 चल रहा है ना, तो बैच 12 के बच्चों ने सुपरबेस भी पढ़ा है और उन्होंने फायरबेस भी पढ़ा है, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश से पढ़ा है भाई। ऐसा नहीं कि मैंने उनको दोनों पढ़ा दिया भाई। आप सोच रहे हो यार कितने जालिम है सर, तो सर ने सब पढ़ा दिया। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको सुपरबेस पढ़ना है? उन्होंने बोला सर पढ़ना है, मैंने पढ़ा दिया। बस आप भी पढ़ लेना भाई। फिर आप लोग सोच लो, समझ लो, सुपरबेस वो बच्चा भाई इजीली कवर कर लेता है। मैं आपको एक छोटा डिफरेंस बताता हूँ। फायरबेस का जो डेटाबेस है ना क्लास, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह चलता है। किसके तरह चलता है? एक सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह। सुपरबेस का जो भाई आपके पास डेटाबेस है ना क्लास, इसके लिए थोड़ा बहुत ना आपको एसक्यूएल लगाना चाहिए। क्या रहना चाहिए आपको? एसक्यूएल। एसक्यूएल होता है आपके पास क्या? एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। सही है भाई, जिसमें रॉज एंड कॉलम्स के बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं, टेबल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। जब आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया है ना क्लास, तो आप लोग सुपरबेस के ऊपर भी इजीली क्या कर सकते हो भाई? काम कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। तो चलिए भाई इंशाल्लाह हम पहले फायरबेस को करते हैं, फिर सुपरबेस भी हम लोग देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई अगर फायरबेस की बात करूं तो भाई फायरबेस हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो गूगल ऑन करता है। कौन ऑन करता है भाई? गूगल। सर क्या गूगल ने बनाया था ये? नहीं भाई, ये गूगल ने नहीं बनाया था। ये बनाया था भाई एक यूनिवर्सिटी के 3 बच्चों ने। किसने बनाया था भाई? ये यूनिवर्सिटी के 3 लड़कों ने बनाया था, और ये इनका था भाई FIP। क्या था भाई इनका? FIP। हमारे में FIP क्या होता है? ड्रोन बना लो, ऐसा ही है, जहाज बना लो, वेबसाइट बना लो। बाहर के ममालिक में भाई FIP ऐसे नहीं होते। तो भाई यूनिवर्सिटी के 3 लड़के थे जिन्होंने भाई फायरबेस बनाया था, और फायरबेस उनका बेसिकली यूनिवर्सिटी का भाई FIP था, मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। और भाई उसके बाद गूगल ने इन तीनों को भाई हायर करा और इस कंपनी को भाई बाय कर लिया, मतलब परचेज कर लिया। वजह, फायरबेस जब आया ना मार्केट के अंदर, तो फायरबेस मतलब कोई अनोखी, मतलब फायरबेस सिर्फ मेजरली एक अनोखी चीज लेकर आया था जो फायरबेस से पहले कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता था। जो फायरबेस से पहले कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता था, वो था फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस? रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है? जो मैसेजिंग ऐप होती है भाई, व्हाट्सएप यूज करते हैं हम लोग। आपने किसी को बोला आई लव यू, ऐसा थोड़ी है कि उसका जवाब उसको भाई मिले ही बाद में। हम वो व्हाट्सएप वो भी खोल के बैठी है, और तुमने आई लव यू बोल दिया, लेकिन तुम्हारा मैसेज में डिलीवर ही नहीं हुआ। ठीक है भाई, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसने जब व्हाट्सएप की ऐप बंद करी, वापसी खोली, तो तुम्हारे मैसेज के पहले उसको 10 मैसेज और आ चुके हैं आई लव यू के। तो उसके बाद ऑप्शन आ गए ना अब तो भाई ये रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हुई। जैसे कि भाई आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाए और कोई एक प्लेटफॉर्म है, 2 बंदे यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ से कोई पोस्ट डाली, लेकिन उसके पास वो पोस्ट जो है शो नहीं हो रही जब तक वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। जब वो रिफ्रेश करेगा ना, तो ताज़ा डेटाबेस से क्या होगा? गेट होगा और UI के ऊपर शो होगा।
ऐसा ही है। एक होती है एप्लीकेशन कि मैंने यहाँ पोस्ट करी और उसने रिफ्रेश नहीं करा, लेकिन उसके पास रियल टाइम पे क्या हो गया, ये शो हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। जैसे हमारे पास मैसेजिंग एप्स होती हैं, आप किसी को भाई यहाँ सलाम करोगे तो उसके पास वो ऐप बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको वो ऐप खुली रहेगी और उसके बाद आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन भाई अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करना थोड़ा सा भाई ट्रिकी था, लेकिन अब तो बड़ा आसान हो गया है। अब तो हमारे पास सॉकेट्स वगैरह के भाई कॉन्सेप्ट आ गए। socket.io एक प्लेटफॉर्म है, गूगल मतलब गूगल की ओपन सोर्स socket.io प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन को क्या करवाता है भाई, सपोर्ट करता है। इसकी वजह से हम लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं। फायरबेस ने अपने डेटाबेस को ही क्या कर दिया, रियल टाइम कर दिया कि डेटाबेस पे एंट्री गिरी, रियल टाइम क्या हुई, वो एंट्री पूरे प्लेटफॉर्म के पास चली गई। तो भाई फायरबेस पहला प्लेटफॉर्म था जो रियल टाइम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसने। तो इस वजह से भाई इसकी मार्केट के अंदर हाइप बहुत क्रिएट हुई और गूगल ने इसको क्या कर लिया भाई 2011 के अंदर या 2014 के अंदर इसको भाई गूगल ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था इसको, और काफ़ी अच्छे पैसों में एक्वायर किया था। आज गूगल ही इसको क्या करता है भाई, ओन करता है, इसको मॉडिफाई करता है। ऐसा नहीं कि भाई गूगल ने इसके ऊपर काम नहीं करा, गूगल ने भाई इसकी पूरी शक्ल चेंज कर दी अब, ठीक है, लेकिन जो इसके कोर कॉन्सेप्ट थे गूगल ने वो चेंज नहीं करे। जैसे कि भाई अब फायरबेस के अंदर हमारे पास दो किस्म के डेटाबेस होते हैं। कितने किस्म के डेटाबेस होते हैं, दो किस्म के। एक होता है रियल टाइम डेटाबेस और एक होता है हमारे पास फायर स्टोर डेटाबेस। सर गूगल ने पुराने वाले को अपडेट क्यों नहीं करा? भाई गूगल ने पुराने वाले को छेड़ा भी नहीं, उन्होंने बोला भाई जो चल रहा है वो चलने दो, हम एक और नया डेटाबेस बनाएंगे, इसका रेप्लिका बनाएंगे, और जो मसले इसके अंदर है ना वो सारे मसले हम हल करके एक नया डेटाबेस निकालेंगे। सही है क्लास? समझेंगे पढ़ेंगे तो आस्ते आस्ते सबको समझ में आएगा भाई। तो भाई फायरबेस हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमें बेसिकली भाई मल्टीपल बैकएंड की सर्विसेज क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है, जिसकी वो यूज करते हुए भाई हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड बनाते हैं, और जो हमारा पूरा बैकएंड होता है वो किसके ऊपर होता है, फायरबेस के ऊपर होता है। मतलब मुझे डेटाबेस यूज करना है, मैंने फायरबेस का डेटाबेस यूज कर लिया। मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन करवानी है, मैंने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज कर ली। मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज का मतलब मुझे इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स वगैरह अपलोड करवानी है। सही है भाई? तो मैंने फायरबेस की स्टोरेज ले ली, लेकिन मुझे सिर्फ उनकी सर्विसेज क्या करनी है, वहां से अप करनी है। इनके बने बनाए मेथड्स होते हैं, वो कॉल करवाने और मेरा सारा काम हो जाएगा। मतलब मैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकता हूं यूजिंग फायरबेस। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को हैंडल करना है और फायरबेस के सर्विसेज को हैंडल करना है बस। हमें सर्वर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें फायरबेस की किसी भी सर्विस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फायरबेस खुद इटसेल्फ क्या करेगा, सबको मैनेज करेगा। बात समझ में आई क्लास? तो भाई जब हम लोग फायरबेस को यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टियर एप्लीकेशन बोलेंगे। 2 टियर क्यों बोलेंगे भाई? क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या फ्रंट एंड है और सेकंड हमारे पास क्या है, फायरबेस है। भाई डन है? अच्छा भाई अब फायरबेस अभी भाई 1 साल हुआ है फायरबेस को, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ टाइम हुआ है फायरबेस को। फायरबेस के भाई नखरे बहुत हो गए। फायरबेस ने अपनी भाई बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर पैसे लगा दिए। फायरबेस पहले भी पेड था, लेकिन भाई पहले इतना फ्री था कि फायरबेस की मेजर सर्विसेज यूज कर सकते थे, और डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है ना क्लास, उसको भाई अपने कॉन्सेप्चुअल क्रिएट, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं ना डेवलपमेंट के, हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हमारे डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट थे वो फायरबेस की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज यूज करके हम लोग क्रिएट करते थे, और बड़ा फायदा देगा ये आपको आगे जाके, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ। ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, अच्छा एप्लीकेशन में इस तरह काम होता है बेसिकली। सही है क्लास? लेकिन फायरबेस ने भाई बहुत सारे अपने सर्विसेज को क्या कर दिया है, अब पेड कर दिया है। जैसे स्टोरेज, अब फायरबेस आपको स्टोरेज फ्री नहीं देता। अब आपको फायरबेस स्टोरेज फ्री नहीं देता, आपको अपना कार्ड लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको क्या करता है, फायरबेस स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कोई मसला नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी स्टोरेज, रखो अपने पास, हम कुछ और यूज कर लेंगे भाई स्टोरेज के लिए। हमारे पास है प्लेटफॉर्म भाई, सुपरबेस भी है, सुपरबेस भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें भी चार्जेस हैं, लेकिन फ्री ये भी हमें बहुत सारा प्रोवाइड करता है। हम सुपरबेस की स्टोरेज यूज कर सकते हैं,
क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है, हम उसकी स्टोरेज यूज कर सकते हैं। फायरबेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फायरबेस के अंदर सिंपल हम लोग भाई ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे फायरबेस की, और फायरबेस का फायर स्टोर डेटाबेस पढ़ेंगे। बस हम दो सर्विसेज पढ़ेंगे फायरबेस की, बस डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन, क्योंकि स्टोरेज पेड हो गई और बाकी तमाम चीजें इसकी पेड हो गई। अब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करें क्लास। पहले मुझे बताओ फायरबेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या है फायरबेस? क्लाउड सर्विस है, हमें भाई क्लाउड पे मतलब क्लाउड के ऊपर भाई हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि हम फायरबेस के डेटाबेस को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, हम उसके ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। यार ये एक बहस है, ये बहुत बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मजाक नहीं है, मतलब एक ये मार्केट में एक बहुत बड़ी बहस है। जो फायरबेस लवर होते हैं ना, उनके लिए तो ना फायरबेस बस मेरी जिंद मेरी जान, समझ गए? तो फायरबेस उनके लिए वो है बस। और जिनको फायरबेस से नफरत है ना, जिसमें से एक मैं भी हूं, तो भाई उनको फायरबेस के नाम से कुछ होता है, लेकिन भाई मुझे पढ़ाना पड़ता है, भाई मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मतलब मैं चाहूँ सुबह से पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग के लिए एज अ बिगिनर ना फायरबेस समझना बड़ा आसान है, इतनी टेंशन नहीं होगी आपको, इसलिए मैं सिर्फ फायरबेस पढ़ाता हूँ। फायरबेस को बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर भाई मैं प्रेफर ही नहीं करता। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे सर हायरिंग मैन की वेबसाइट आप बना रहे हैं, आप बिला वजह इतनी भाई जो है वो सर्वर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब आपको पूरा मैनेजेबल हर चीज दे रहा है, यूज करें, मैं यूज कर लूंगा। एप्लीकेशन का मेरा स्केल कम होगा ना, मैं इजीली यूज करूंगा भाई, ये फुल चिल सीन है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे भाई मेरी एप्लीकेशन का स्कोप बढ़ेगा, मुझे अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना होगा ना, फायरबेस मुझे लिमिट करता रहेगा, मतलब लिमिटेशन आती रहेगी। फिर गूगल बोलेगा जानी ये नहीं आ रहा, ये सर्विस यूज करो, इसके पैसे चार्ज करो, ये नहीं हो रहा, ये यूज करो, इसके पैसे चार्ज करो। फिर ये मसले मसाइल होते हैं स्टार्ट। समझ में आ रही है बात? कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हो भाई, वो अगर आपको बना बनाया सोल्यूशन दे रहा है ना, तो उसने ऐसे सोल्यूशन हमारे मतलब एडी सेंटर नहीं है, ये सलानी नहीं है कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, कमाने बैठा भाई ये अगर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ जीनियस माइंड लगेंगे इसके पीछे, इस सोल्यूशन के पीछे, कि क्लाइंट को घेरना कैसे पैसों से। हजार नहीं लाख रिक्वेस्ट फ्री देता है आपको फायरबेस। कितनी रिक्वेस्ट? लाख रिक्वेस्ट फ्री देता है। फिर लाख रिक्वेस्ट के बाद आपको चार्ज करना स्टार्ट करेगा ये, और पर रिक्वेस्ट 0.0016 करके कुछ चार्ज करेगा, कुछ बिल बनेगा। आप सर लाख रिक्वेस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, चलो हायरिंग मैन के ऊपर लाख रिक्वेस्ट तो आती नहीं होगी, चलो भाई लाख का ट्रैफिक आएगा, सर क्या $1 $2 चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है आपको? सही है भाई, अभी भी तो दे रहा हूँ मैं AWS को भाई इतने सारे पैसे। भाई इन्होंने लाख रिक्वेस्ट फ्री दी है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि भाई 100,000 लाख दफा इसके पास हिट जाएगी, उसके बाद जाके चार्ज करेगा। अगर मुझे इसके डेटाबेस के ऊपर से भाई क्यूरी करनी है ना डिलीट की, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर जो ना डेटाबेस से इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ, एक कलेक्शन है उसके अंदर मेरे पास 10,000 डेटा है, मैं चाहता हूँ सारा डिलीट हो जाए डेटा। एक हिट से नहीं होगी सारे डेटा डिलीट, एक हिट से सारा डेटा डिलीट। कितना डेटा है? 10,000। मुझे 10,000 हिट करनी पड़ेंगी जब जाके वो डिलीट होंगी रिक्वेस्ट। तो इन्होंने भाई लिमिट भी करा है, मतलब इन्होंने आपको इधर सब कुछ फ्री दिया है ना, तो उन्होंने फिर आपको कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्ट भी करा है कि जानिए तुम यहाँ बचोगे, हम तुम्हें यहाँ से खींचेंगे। भाई आपको बना बनाया पूरा सर्वर मिल जाए, आपको इसके भाई क्या कहते हैं इसको, क्लाउड फंक्शंस मिल जाए। मतलब हम लोग एपीआईज बनाते हैं पूरा Node.js का सर्वर, उसको स्केल करने के लिए भाई ये वो फलाना ढमकाना, सिक्योरिटी के लिए हमने ये लगाया, कोर्स लगाया, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हम लोग, लवाजमात, लेट लिमिटिंग लगा दी, ये बहुत मेहनत करी एक एपीआई बनाने के लिए। फायरबेस यूज करा, इसके क्लाउड फंक्शंस होते हैं कुछ। क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फायरबेस यूज करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट फ्रंट एंड पे यूज करें, एक तरीका होता है हम Node.js पे यूज करें। तो मैं Node.js वाली बात बता रहा हूँ। फंक्शन बनाया, ये अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा, आपके फंक्शन को जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन बनाया, उसमें लॉजिक होगी, हम इस प्लेटफॉर्म पे जाकर उस फंक्शन को डिप्लॉय कर देंगे, उसका हमें URL मिल जाएगा एपीआई की तरह। जब मैं उसको हिट करूंगा
तो वो फंक्शन हमारे पास एज अ एपीआई काम कर रहा होगा। फायरबेस खुद उसको स्केल करेगा सब कुछ, लेकिन फायदा नहीं है भाई उसका फायदा ही नहीं बिल्कुल। मैंने इसको यूज किया भाई फायरबेस, मुझे मजेदार नहीं लगता भाई। ये चीजें आसान करता है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ होती है ना, मतलब आप ये बोलोगे यार सर अगर मुझे फ्रंट एंड और फायरबेस आता है मैं मार्केट में कितना चीता हूँ, नहीं हो भाई तुम चीते। मार्केट में एक दो कंपनीज हैं, मुझे नाम पता है लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं, वो फायरबेस के भाई ऐसे हैं कि बस शैदाई नहीं होते, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता भाई वो फायरबेस के शैदाई क्यों है। या तो उन्हें फायरबेस के अलावा कुछ और आता नहीं है, या वो इस कंफर्ट जोन के अंदर फंस गए। आप उनसे फायरबेस में जीत नहीं सकते, वो ऐसे लोग हैं। तो भाई फायरबेस लवर जो होते हैं वो बड़े खतरनाक लवर होते हैं, और जो नफरत करते हैं वो बड़ा गंदी नफरत करते हैं फायरबेस से। खैर, तो भाई सिंपल क्लास, सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस के ऊपर जाके कंसोल करेंगे, मतलब कंसोल, फायरबेस कंसोल पे जाएंगे। सबसे पहले भाई गो टू कंसोल, और गो टू कंसोल पे जाने की क्लास हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जीमेल से लॉग इन करना होगा। भाई फायरबेस मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो आपको मल्टीपल सर्विसेज का जैसे क्लास प्रोवाइड करता है, और उन सर्विसेज को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, 2 टियर एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड होगा और हमारा फायरबेस होगा। मतलब बैकएंड की जो फटीकी होंगी वो सारी कौन हैंडल करेगा भाई, फायरबेस हैंडल करेगा। तो भाई फायरबेस को हमें अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के साथ यूज करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना होगा। बूटस्ट्रैप पढ़ी आप लोगों ने? बूटस्ट्रैप अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है क्लास, तो भाई क्या तरीका होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप को लिंक करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, ऐसा ही है। इसी तरह हमारे पास फायरबेस में क्या होगा, सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लिंक होगा। लिंक होने के बाद सीडीएस मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे हमें, सीडीएस। सीडीएस का कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को या भूल गए? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, बूटस्ट्रैप में पढ़ा था हमने। उस यूआरएल को जब आप ब्राउजर पे हिट करो तो आपको पूरा कोड मिल जाता है कि ये सीएसएस हुई हुई, यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, मिल जाता है आपको। इसी तरह हमें फायरबेस के भी क्या मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, मतलब सीडीएस मिलेंगे। हम वहाँ से उसके मेथड्स निकालेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। बहुत आसान है क्लास, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फायरबेस की अपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है हमारे माइंड्स के अंदर कि एप्लीकेशन पे काम किस तरह होता है। इंशाल्लाह भाई फायरबेस के ऊपर आज तो मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हमारी बेसिक ही होगी, लेकिन आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह भाई हम लोग फायरबेस के ऊपर बनाएंगे एप्लीकेशंस। और फायरबेस के ऊपर इंशाल्लाह भाई हमें 2 एप्लीकेशंस बनानी है। कितनी एप्लीकेशन बनानी है हमें? 2 एप्लीकेशंस बनानी है। अब वो कौन कौन सी एप्लीकेशन होगी भाई, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हम फायरबेस को यूज करते हुए भाई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को यूज करते हुए हम 2 एप्लीकेशन इंशाल्लाह लाजमी डेवलप करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो भाई। देन उसके बाद जो हमारे जावास्क्रिप्ट टॉपिक रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे और हम लोग चलेंगे भाई बैकएंड के ऊपर। सही क्लास? चलो भाई, तो सबसे पहले भाई लॉगिन करते हैं। तो भाई मेरे एक डमी अकाउंट है, हम सिंपल क्या करते हैं क्लास, इसको लॉगिन करते हैं। भाई फायरबेस पहले के दौर में भाई 10 प्रोजेक्ट फ्री देता था कि आप जब फायरबेस के ऊपर आते हो, फायरबेस के कंसोल पर आते हो, तो आपको भाई इस टाइप का सबसे पहले इंटरफेस मिलता है। सही क्लास? इस इंटरफेस के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है भाई, क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने फायरबेस पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। एक प्रोजेक्ट का मतलब जैसे भाई आप लोग ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ब्लॉग एप्लीकेशन आपका क्या एक प्रोजेक्ट है। आप लोग एक क्विज ऐप बना रहे हो, तो क्विज ऐप आपके पास क्या है, आप लोग सोशल ऐप बना रहे हो, तो वो क्या आपके पास एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह हम लोग फायरबेस के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट से करते हैं भाई, डेवलप करते हैं। मुझे नहीं पता भाई अभी रिसेंटली फायरबेस कितने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट देता है। पहले के भाई 10 तो देता था ये, पहले कितना देता था ये आपको क्लास 10। अच्छा मेरे पास 10 से ज़्यादा क्रिएट होंगे यहाँ पे, मुझे उन्होंने भाई कुछ ज़्यादा अलॉट कर दिए प्रोजेक्ट। लिमिट खत्म हुई थी, पता नहीं कुछ ईमेल शीमेल मैंने करी होगी नहीं करी होगी, उस टाइम मुझे याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट की कोई लिमिट, उसे 10 प्रोजेक्ट के बाद ये रुक जाता है। लेकिन मेरे पास रुकता भाई, क्रिएट करने देता है, मैं क्रिएट करता रहता हूँ। तो आप लोग भी देख लेना भाई, ना क्रिएट रुके, करते रहो क्रिएट। तो भाई सिंपल रिक्वेस्ट देनी होती है, मैंने शायद करी भी थी, मुझे सही तरीके से याद भी नहीं है। तकरीबन ये जो अकाउंट है ना, ये वाला firebase.database.auth वाला,
मैं तकरीबन 400 से चला रहा हूँ ये अकाउंट, और उस टाइम में मैं भाई लिमिट का इशू आया तो मुझे इतना पता है, और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी इन लोगों से, और मुझे ये जो है मतलब प्रोजेक्ट्स मिले थे यहाँ पे सारे। ये मुझे पता है कि इस अकाउंट में मसला आया था, और मेरे पर्सनल अकाउंट में मसला आया था और मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की थी, क्योंकि हमारे पास पहले ऑप्शन होता था कि लिमिट एक्सीड होने के बाद ये आपको एक रिक्वेस्ट का फॉर्म देता था कि आप रिक्वेस्ट का फॉर्म दो, रिक्वेस्ट करो, आपको देखेंगे कि अच्छा भाई बंदा कर क्या रहा है। तो मैंने उसको प्रॉपर बताया था कि भाई फायरबेस की ट्रेनिंग वगैरह मैं देता हूँ, तो खैर उसके बाद आज तक कोई मसला नहीं आया मेरे पास। हाँ, न्यू अकाउंट्स में लिमिटेशन होगी, ये बहुत पुराना अकाउंट बना हुआ है। टोटल पहले 5 GB देता था, मेरे पास भी 5 GB अभी तक। हाँ, अब फ्री के अंदर ही आपको सिर्फ 1 GB दे रहा है, 1 GB ना, लेकिन मेरे पास 5 GB है, मतलब मेरे अकाउंट के ऊपर मैं पर प्रोजेक्ट 5 GB फायरबेस से ले सकता हूँ। खैर आप लोग और मजीद इसको देख लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपको बता दूंगा इसके बारे में। और 1 GB भाई बहुत है, हम लोग आराम से अपने प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर देंगे। सबसे पहले भाई हम लोग क्लास एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट हम बनाते हैं किस नाम से भाई, SMID बैच 14 है ना ये, तो हमने सिंपल क्या बनाया भाई, SMID बैच 14। पूरे कोर्स के अंदर आपके पास ये एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, तो भाई इसको आंखें खोल के देख लेना सारे। सबसे पहले हमने क्रिएट प्रोजेक्ट करा, SMID बैच 14 नहीं चाहिए भाई मुझे, गूगल डेवलपर प्रोग्राम कुछ भी नहीं चाहिए भाई, और मैंने क्या करा भाई, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है कि भाई इनेबल करना है जेमिनी को फायरबेस पे, नहीं भाई हम खुद AI असिस्टेंट हैं। कंटिन्यू करा, आपको भाई ये अपना गूगल की और सर्विसेज चाहिए, AB टेस्टिंग वगैरह भाई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल बस क्या बना भाई, तू प्रोजेक्ट बना। तो हमारा प्रोजेक्ट बनना क्या हुआ, क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। काम करते हैं भाई, जल्दी से हम लोग जाते हैं क्लास 6 के अंदर। यहाँ पे हम लोग भाई एक फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से, फायरबेस के नाम से। क्लास 1 सही है, क्लास यहाँ कर देना भाई अलग, बिल्कुल सेपरेट, या उसी में कर दें, सेपरेट सही रहेगा मेरे ख्याल से, आई गेस। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, क्लास फायरबेस को कनेक्ट करना है। आपने फायरबेस को क्लास सिर्फ कनेक्ट करना सीख लिया ना, आपने फायरबेस को सीख लिया, कनेक्ट करना सीख लिया, और आपने इसके मेथड यूज करना सीख लिया एक दफा, बस वन टाइम आपको फायरबेस आ गई। भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फायरबेस मेरी भी जिंदगी में भाई नहीं पढ़ी किसी से, पता है मैंने कहां से पढ़ी है, डॉक्यूमेंटेशन से। फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन भाई लव है, मतलब इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको फायरबेस का डेटाबेस यूज करना है, आप गए फायरस्टोर डेटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपको सारा कोड जो है ना क्लास वो बना के देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्या करना था आपको, आंखें बंद करी, कॉपी करा और पेस्ट करा, और अपने हिसाब से बस डेटा को क्या करा, मॉडिफाई करा और भेज दिया। इतना आसान है। अब तो मुझे याद हो गए मेथड्स, वो अलग बात है, तो आप भी जब यूज करते रहोगे ना तो आपको मेथड क्या होंगे, याद हो जाएंगे। सही क्लास, तो चले भाई ये हमारे पास क्लास 1 बन गई, हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया क्लास यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, क्लास 1 के अंदर एक index.html की फाइल बनाई, ये हमारी HTML, और HTML के अंदर सिंपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फायरबेस लिखा। कोई मसला, कोई सवाल? फायरबेस लिखने के बाद मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे एक और फाइल बनाई, किस नाम से, app.js के नाम से। app.js की फाइल बनाने के बाद सिंपल हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट src app.js। यहाँ तक क्लियर है? कंटिन्यू। क्लास प्रोजेक्ट रेडी हो गया। प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद अब आपको फायरबेस क्या क्या प्रोवाइड करता है भाई, जरा देखें भाई। फायरबेस आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, क्लाउड फायरस्टोर प्रोवाइड करता है, मतलब आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटाबेस प्रोवाइड करता है। भाई बिल्ड में आते हैं, मैं बिल्ड में आया, ये चलो बिल्ड को छोड़ो भी, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, और आपको क्या प्रोवाइड करता है, होस्टिंग। ये इसके भाई 4 जो है ना क्लास, मतलब मेन फीचर है
जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा भी भाई बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करता है। देखो भाई मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, ऐप चेक, ऐप होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशंस, फाइल स्टोर, डेटाबेस जो हम पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन जो हम पढ़ेंगे, क्लाउड फंक्शंस होते हैं हमारे पास, होस्टिंग होती है, एमएल की कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, और इसका बड़ा मशहूर है ज़माना भाई रियल टाइम डेटाबेस और इसकी स्टोरेज। स्टोरेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना क्लास, तो अभी क्या कह रहा है भाई, मुझे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को, मतलब आपको उसको देने पड़ेंगे क्या, पैसे देना पड़ेगा भाई इसको आपको। अगर मैं किसी और सर्विस के ऊपर क्लिक करूं, जैसे मैं क्लिक करूं, हाँ रियल टाइम फ्री है, रियल टाइम फ्री है, फाइल स्टोर फ्री है, आपके पास ऑथेंटिकेशन फ्री है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि फ्री नहीं है। सही है, तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस तरह स्टार्ट नहीं होगा जिस तरह हम लोग बस डायरेक्ट जाए, सर्विस इनेबल करिए, काम स्टार्ट नहीं भाई। सबसे पहले हमने फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करा। सबसे पहले हमने क्या करा क्लास, फायरबेस के ऊपर, मतलब क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट। सही है क्लास। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको फायरबेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐप क्रिएट करनी होगी। अब क्या क्रिएट करनी होगी, एक ऐप क्रिएट करनी होगी। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। अब ये हमें देखो भाई कुछ ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, iOS, एंड्रॉइड, वेब, यूनिटी, फ्लटर। हम कौन सी ऐप क्रिएट करेंगे, वेब वाली, क्योंकि हम लोग वेब है भाई। तो हमने वेब पे जैसे क्लिक करा तो ये हमें एक दूसरे पेज पे ले आया, जहां पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे क्लास, अपनी एक फायरबेस की ऐप क्रिएट करेंगे। नाम मांग रहा है माई ऐप, जो नाम देना भाई वो नाम दे दो, कोई टेंशन नहीं है। होस्टिंग नहीं चाहिए भाई, चाहिए होगी बाद में देख लेंगे, तुम अपना अभी भाई काम रखो, सब्र रखो तुम। सिंपल हमने नाम दिया भाई माई ऐप, या जो आपको दिल करेगा भाई कुछ भी लिख देना यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। होस्टिंग तो फ्री है इसकी, नहीं होस्टिंग तो उसकी फ्री थी। अब मैंने काफी टाइम हो गया, मैंने फायरबेस होस्टिंग यूज नहीं करता मैं। चलो हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर फिर। तो भाई सिंपल मैंने ऐप का नाम लिखा और अपनी ऐप में क्या करवाई क्लास, थोड़ा सा टाइम लगा भाई, 1-2 सेकंड। ऐप रजिस्टर्ड हो गया हमारे पास। सिंपल कहां पे लगा रहा है भाई, हमारे पास फायरबेस एसडीके। अब देखो भाई क्लास, हमारे पास फायरबेस को यूज करने के दो तरीके। पहला तरीका हमारे पास क्या है, यूज npm, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यूज अ स्क्रिप्ट टैग। भाई हम लोग npm नहीं कर सकते क्लास, हम लोग npm नहीं कर सकते, क्योंकि भाई npm के लिए हमें सर्वर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, हमें एक सर्वर चाहिए होगा नोड.js का। सही है क्लास, जहां पे हम लोग भाई npm की मदद से फायरबेस की एसडीके इंस्टॉल करें और देन उसको यूज करें। तो ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। तो सिंपल क्लास इस स्क्रिप्ट टैग को हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पूरा कॉपी करेंगे। स्क्रिप्ट टैग कॉपी नहीं करना, सिर्फ क्या कॉपी करना आप लोग, ये अंदर वाला कंटेंट कॉपी करना, अपने प्रोजेक्ट पे जाना। मैं आपको भाई स्टार्टिंग से इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा। सिंपल एक फाइल क्रिएट करो, किस नाम से, firebase.js के नाम से, और अपनी सारी ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या कर दो भाई, पेस्ट कर दो। क्लास क्लियर है, बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या है, और कंटिन्यू टू कंसोल। भाइयों क्लियर है। अब ये जो हमने भाई कॉपी और पेस्ट करा है ना क्लास, अब जरा ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट का मतलब कहीं से कुछ लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है, इनिशियलाइज ऐप। कहां से, इस लिंक से। ये लिंक है, सीडीएन नहीं है। क्या ये सीडीएन है, ये फायरबेस का लिंक है। हम लोग यहाँ पे npm यूज नहीं कर रहे। अगर npm यूज करते ना क्लास, तो हमारे पास ये बहुत आसान होता। यहाँ पे थोड़ा सा जो मुश्किल चीज है ना, बस वो क्या हमारे पास समझने वाली चीज है, वो ये लिंक समझने में बस। सही क्लास। तो सिंपल हमने क्या करा यहाँ पे भाई, इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप। इनिशियलाइज ऐप इंपोर्ट करो, कहां से, इस लिंक से इंपोर्ट करो।
सही है क्लास। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें किसने प्रोवाइड करी, हमें फायरबेस से प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर भाई फायरबेस ने एपीआई की और डोमेन और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई वो सारी रख दी। अगर ये फाइल मैं किसी को दे दूं भाई अपने प्रोजेक्ट की, तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी भाई, हैक हो जाएगी। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। क्योंकि भाई हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियल होता है सारा डाटा। अगर ये डाटा किसी के हाथ में आ गया उसके तो वारे नहीं आ रहे लगते हैं। सिंपल। फिर हमारे पास लास्ट में क्या हो रहा है, इनिशियलाइज ऐप, और उस फंक्शन में हमने क्या पास करा है, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन पास करी है। और सिंपल ऐप वेरिएबल के अंदर हमारा फायरबेस क्या हो रहा है क्लास, इनिशियलाइज हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। सबसे पहले हमने भाई पूरा यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करी, उसने हमें पूरा भाई CDN दिया बना के, स्क्रिप्ट टैग हमने कॉपी करा और firebase.js बस क्या कर दिया भाई, कॉपी और पेस्ट कर दिया। तो जब मैंने कॉपी और पेस्ट करा तो लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐप वेरिएबल के अंदर फायरबेस इनिशियलाइज हो रहा है। क्लास क्लियर है? अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये इनिशियलाइज हुआ भी या नहीं हुआ। क्या चेक करना है मुझे, ये इनिशियलाइज हुआ भी या इनिशियलाइज। index.html क्या कनेक्ट है इसके पास, app.js। भाई मैं तो यहां चेक करना चाहता हूं, मुझे कहां चेक करना है, मुझे तो यहां पे चेक करना है। क्या करूं भाई मैं, मुझे app.js के अंदर ऐप चाहिए, अभी पढ़ा है आज भाई सर firebase.js के अंदर है ना ये ऐप का वेरिएबल। क्या करते हैं यहां से एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट नहीं करूंगा मैं। डिफॉल्ट क्यों नहीं करेंगे सर, हम इस फाइल से बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ऐप, कि इस फाइल से एक्सपोर्ट को क्या कर, ऐप को क्या करो भाई, एक्सपोर्ट करो। app.js के अंदर आया, क्या करना होगा यहाँ पे ऐप को, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट फ्रॉम, कहां से, firebase.js से। क्या चाहिए भाई यहां से, ऐप चाहिए। क्लास क्लियर है? और firebase.js होगा भाई हमारे पास। क्लास क्लियर है? चला के देखूं मैं इसको अब, क्या कह रहा है भाई ये, पहला एरर दूसरा था। पहला एरर क्या हमारे पास भाई, app.js की टैब क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले app.js को सर क्या करें, मॉड्यूल करें। अब चल जाएगा, अब भी नहीं चलेगा, अब लाइव सर्वर चलाना पड़ेगा। तो गो लाइव करा तो हमारा फायरबेस की एप्लीकेशन यहां पे क्या हो गई भाई, इनिशियलाइज हो गई। अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया? सर सवाल है किसका, तो ये बताओ। जी सर, ऐसा ही है, उसकी भी टेक्निक्स होती है हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, टेक्निक्स होती है हमारे पास। उस पर अभी हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई क्लास आगे बढ़े। स्टेप समझ में आए या नहीं है? वीडियो मिल जाएगी आपको, जैसे नहीं देखते हर दफा वीडियो, यही मत देखना भाई। क्लास सबसे पहले भाई फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, फायरबेस के ऊपर फिर हमने ऐप क्रिएट करी। ऐप क्रिएट करने के बाद थर्ड स्टेप, जो फायरबेस से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करी, firebase.js के अंदर सिंपल हमने भाई कॉपी और पेस्ट करी। और ऐप जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है ना क्लास, फायरबेस इनिशियलाइज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग। तो ऐप वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, पूरा फायरबेस है। हमने सिंपल यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करा और app.js में हमने क्या करा, इसको इंपोर्ट करा। लेकिन भाई इंपोर्ट अगर आपको चलाना है ना app.js के अंदर, तो हमें इसको क्या करना होगा, टाइप मॉड्यूल करना होगा। और अगर टाइप मॉड्यूल भी चलाना है लोकल पे, तो क्या करना होगा आपको, लाइव सर्वर चलाना होगा। सही है क्लास? और
आखिरी चीज कि भाई यहाँ पे डॉट जेएस भी लगाना लाजमी इनपुट एक्सपोर्ट के अंदर। डॉट जेएस नहीं लगाओगे, क्या दे रहा भाई, ये एरर दे रहा है आपको। तो भाई ये एरर आपको दे इस चीज का रहा है कि आपने डॉट जेएस नहीं लगाया। आगे भाई फायरबेस की ऐप, आगे बढ़े क्लास, यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है भाई। तो भाई आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमने सिंपल अभी फायरबेस को क्या करा, अपनी ऐप के साथ इनिशियलाइज करा और सक्सेसफुली फायरबेस की ऐप हमारी ऐप के साथ क्या हो गई है, इंटरलिंक हो गई है। अब हम यूज करेंगे फायरबेस की सबसे पहले सर्विस, जिसका नाम है हमारे पास फायरबेस फायर स्टोर, मतलब क्लाउड फायर स्टोर। फायर स्टोर का मतलब हम यूज करेंगे सबसे पहले भाई फायरबेस का डेटाबेस, और हमारे पास फायरबेस हमें दो किस्म के डेटाबेस देता है। कितने किस्म के डेटाबेस देता है हमें, एक हमें देता है डेटाबेस कौन सा, रियल टाइम डेटाबेस, और एक हमें देता है कौन सा, फायर स्टोर डेटाबेस। फायर स्टोर डेटाबेस हमारे पास लेटेस्ट है और रियल टाइम हमारे पास पुराना है। रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जो काम होते थे वो सारे काम हमारे पास फायर स्टोर के अंदर भी होते हैं, लेकिन रियल टाइम में जो मसले मसाइल थे ना भाई, वो सारे रिजॉल्व करे किसने, फायर स्टोर ने। तो भाई आजकल मोस्टली अगर कोई फायरबेस यूज कर भी रहा है ना किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या यूज करता है भाई, फायर स्टोर ही यूज करता है, क्योंकि फायर स्टोर के अंदर भी भाई हमें रियल टाइम काम करने की भाई सपोर्ट मिलती है। मतलब फायर स्टोर को बनाया किस तरह किया था भाई, रियल टाइम को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा था और फिर उसके बाद उसको अपडेट किया था। जाहिर सी बात है भाई, एक चीज काफी हाइप में थी, अगर उसी को अपडेट करते और लोगों को अच्छा नहीं लगता, गालियां पड़ती थी, जूते पड़ते, तो इस तरह से भाई उन्होंने उस चीज को छेड़ा ही नहीं और अपनी अलग से एंटिटी बनाई, जो कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गई है फायर स्टोर। स्टार्ट करें क्लास। तो भाई सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम जाएंगे क्लास कहां पे, बिल्ड के अंदर किसको क्लिक करेंगे, फायर स्टोर डेटाबेस को। सही क्लास। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग भाई जैसे ही बिल्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे क्लास, फायर स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। एक ही दफा में समझ लेना भाई, एक ही दफा में समझ लेना ये आप लोग। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्रिएट डेटाबेस। तो सबसे पहले भाई हमें यहां से डेटाबेस को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, बाद में यूज करेंगे। पता चला भाई यूज करने बैठ गए, डेटाबेस ही क्रिएट नहीं है, तो पहले डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसके बाद क्या करोगे उसको, तो क्रिएट डेटाबेस बता रहा भाई डिफॉल्ट लोकेशन जो है वही रहने दो, कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें मतलब कोई कुछ नहीं करना है इसके साथ भाई, तो जो है वो रहने दो। नेक्स्ट करा, यहां जरा रुक जाओ, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है क्लास, एक प्रोडक्शन मोड आ रहा है और सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, टेस्ट मोड आ रहा है। टेस्ट मोड हमारे पास 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा। टेस्ट मोड हमारे पास 1 महीने बाद क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन मोड है वो हमारे पास डायरेक्टली चलेगा नहीं। बात समझ में आई? मतलब अगर मैं प्रोडक्शन मोड पे क्रिएट करूंगा तो मैं इसके ऊपर रीड और राइट नहीं कर सकता डायरेक्टली रीड और राइट। और अगर मैं टेस्ट मोड यूज करूं तो मैं रीड राइट तो कर सकता हूं, लेकिन ये 1 महीने के बाद डेटाबेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर इसका कोई सोल्यूशन है भाई? दोनों के लिए सोल्यूशन मौजूद है, दोनों के लिए सोल्यूशन मौजूद है। अब एक काम करो भाई, कोई एक बच्चा इसका जो ना स्क्रीनशॉट ले ले, ये अगर आप लोग अपने दिमाग में इसकी पिक्चर क्रिएट कर लो भाई, लेकिन फिर भी भाई ग्रुप पे कोई डाल दे, कल का आपको इसे अफेड याद नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ दिमाग में पिक्चर ले लो इसकी। देख लिया भाई क्लास? प्रोडक्शन मोड के ऊपर देखो, यहाँ पे एक हमारे पास रूल सेट हुआ हुआ है, अलाउ रीड और राइट इफ फॉल्स। सही है भाई? इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, इसको आगे जाके चेंज करेंगे। टेस्ट मोड पे आओ, टेस्ट मोड पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ रीड और राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट टाइम लेस देन टाइम स्टैम्प डॉट डेट 2025/7/22, मतलब 1 महीने बाद की तारीख। सही है भाई? एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इमरान भाई, टेस्ट मोड को ऑन करते हैं और इमरान भाई सो रहे फुल मस्त। सही है भाई? तो भाई हम लोग क्लास में क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं भाई, टेस्ट फूड। क्या करते हैं भाई, टेस्ट फूड। उससे बोला तो पानी वानी पीने में भी आंखें लग गई सर। तो भाई हमने क्लास सिंपल ने क्या करा, टेस्ट फूड करा और क्रिएट करा। सही है भाई। क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैं क्रिएट हो गया, ये जरा कहां पर आ गया, डेटाबेस पर आ गया। तो मैं यहां से कहां चले जाऊंगा क्लास, सबसे पहले रूल्स पे चला जाऊंगा। क्या चलाऊंगा भाई, अगर आप लोगों ने क्लास प्रोडक्शन मोड से करा होगा ना, कहां से करा होगा आप लोगों ने, तो इफ फॉल्स लिखा हुआ था वहां पे या नहीं लिखा हुआ था, वहां जाके क्या कर देना आप, इफ ट्रू करना, क्या करना भाई, ट्रू करना, और यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा पब्लिश का, उसको पब्लिश कर देना, तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला डेटाबेस 1 महीने बाद बंद होगा ना ये, या नहीं होगा। मैंने क्या कर दिया, इसको 2050 कर दिया मैंने इसको। क्या कर दिया मैंने इसको 2000, अब ये 2050 में बंद होगा। कब बंद होगा ये, अब पता नहीं 2050 में मैं भी हूं ना हूं, दुनिया हो ना हो, पाकिस्तान भी हो ना हो, ऐसा ही भाई। चल रहा है भाई, यहाँ भी इसराइली घूम रहे, कल हमारा भी नंबर आएगा भाई, टेंशन ना ले, नंबर सबका है। तो भाई हमने क्या करा, क्लास सिंपल यहाँ पे 2050 लिख दिया। तो जैसे ही 2050 लिखा, ऊपर लिखा हुआ है पब्लिश, अब पब्लिश कर दो भाई। बेसिकली भाई यहाँ पे डेटाबेस के रूल्स सेट हुए हैं कि डेटाबेस का रूल्स क्या है। प्रोडक्शन मोड पे क्या था, इफ फॉल्स था, आप क्या करोगे, उसको ट्रू कर दोगे। तो जैसे आप उसको ट्रू करोगे, पब्लिश करोगे, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट मोड करोगे तो 1 महीने से ज्यादा चलाना है आपको, आप क्या करना है, इसकी जाके डेट बढ़ा देना। याद रहेगा, भूल जाओगे, ये याद रहेगा, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता घंटा याद रहेगा तुम लोग को। हाँ, तो रिकॉर्डिंग तुम लोग कौन सी देखोगे, कद्दू देखते हो रिकॉर्डिंग। क्लास ज्यादा क्लियर है। डेटा, तो भाई हमारे पास हमारा डेटाबेस क्या हो गया भाई, सेटअप हो गया। हो गया सेटअप, हो गया ना सेटअप। फायरबेस में तो हो गया ना डेटाबेस सेटअप, बिल्कुल हो गया भाई। डर क्यों रहो, कोई सस्पेंस नहीं है इसके अंदर भाई। डेटाबेस हमारा सेटअप हो गया। अब हमें सेटअप करना होगा डेटाबेस कहां पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। भाई देखो, पहले हमने फायरबेस से प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ऐप क्रिएट करी, पहले हमने फायरबेस के ऊपर अपनी ऐप कॉन्फ़िगर करी, देन हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐप को कॉन्फ़िगर करा फायरबेस की, ऐसा ही है। फिर हम लोगों ने फायरबेस में जाकर डेटाबेस को क्या करा, क्रिएट करा और पूरा उसको हैंडल कर दिया। अब हम लोग डेटाबेस को कहां पे इनिशियलाइज करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपको पता है कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता भाई कैसे होता है। क्या करें, खत्म, टाटा बाय बाय, लास्ट में इधर चलें। फायरबेस, फायरस्टोर, डॉक्यूमेंटेशन। हम सिंपल फायरबेस, फायरस्टोर की कहां चले गए क्लास, डॉक्यूमेंटेशन में चले गए। सही है भाई। क्लाउड फायरस्टोर पढ़ो जरा भाई। यूज अवर फ्लेक्सिबल स्केलेबल, इंतहाई कोई झूठ, स्केलेबल नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस। अब जरा समझते हैं भाई सर डेटाबेस क्या होता है। आप तो डायरेक्ट रॉकेट पे बैठ के बस उड़ान भर के निकल लें, थोड़ा बहुत तो बताएं भाई डेटाबेस वगैरह। भाई डेटाबेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग, अभी के लिए फिलहाल बहुत होगा आपके लिए। डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे भाई कुछ डेटा होता है। क्या बात है, डेटाबेस हमारे पास क्या होती है क्लास, एक ऐसी जगह होती है जब हमारे पास क्या होता है भाई, कोई डेटा होता है। हमारी एप्लीकेशन के भाई अंदर जब एक यूजर आता है, वो कोई फॉर्म फिल करता है, वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन देता है या कोई भी अपना राज हमें देता है, और हम उससे वादे करते हैं कि जाने तुम्हारा डेटा क्या है, सेव है, कोई नहीं देख रहा। तो हम उसका डेटा उठा के कहाँ रख देते हैं भाई, अपने एक डेटाबेस पे रख देते हैं। तो बेसिकली भाई हम लोग डेटाबेस पे अपनी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं क्लास, मैनेज करते हैं। मोस्टली हमारे पास बहुत कॉमन है भाई कि हमारे पास 2 किस्म के डेटाबेसेस होते हैं। कितने किस्म के डेटाबेस होते हैं हमारे पास, कॉमनली 2 किस्म के। लेकिन आजकल तो भाई वेक्टर डेटाबेसेस भी आते हैं हमारे पास। आजकल क्या मतलब, पहले भी आते थे डेटाबेसेस,
लेकिन कॉमनली भाई एक डेफिनेशन बढ़ाई जाती है कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। यूनिवर्सिटी वाले कितने हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? एक एसक्यूएल डेटाबेस और एक नो एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर मोस्टली भाई हमें दो टाइप्स बताई जाती हैं। एक टाइप बताई जाती है हमें क्लास कौन सी, एसक्यूएल डेटाबेस, और एक हमें बताई जाती है क्या, नो एसक्यूएल डेटाबेस। बात समझ में आई या नहीं आई? हमें डेटाबेसेस के अंदर कितने डेटाबेसेस बताए जाते हैं भाई, कौन कौन से, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जब आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हो तो भाई उसमें डेटा क्रिएट करने के लिए आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? टेबल क्रिएट करना पड़ता है। और आपका जितना भी डेटा होगा ना क्लास, वो रॉ और कॉलम फॉर्मेट में होगा। मतलब अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो और अपना डेटा मैनेज करना चाहते हो तो आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्या करोगे भाई, अपना मैनेज करोगे। मतलब रॉज एंड कॉलम्स के अंदर करोगे, एंटिटीज में करोगे। एंटिटीज कहते हैं किसको हम लोग भाई, रॉज एंड कॉलम्स को कहते हैं। अगर आप लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो भाई, नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो हम डेटा मैनेज करते हैं वो हम लोग करते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। किसके अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। क्लास क्लियर है? फिर एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं भाई हमारे पास स्कीमा बेस्ड डेटाबेसेस। जो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं हमारे पास में क्या होता है क्लास, एक स्कीमा बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं। अब स्कीमा क्या होता है भाई, मिसाल के तौर पे एक यूजर है, मतलब आपकी एक एप्लीकेशन है, मल्टीपल यूजर आ रहे हैं। तो जो पहला यूजर आएगा, जो डेटा पहले यूजर के पास होगा, मतलब पहले यूजर का जो हम डेटा क्रिएट करेंगे ना भाई, वो सेम डेटा हम लोग उसके बाद वाले यूजर का भी क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं भाई स्कीमा डेटाबेसेस। मतलब हम अपने डेटा को क्रिएट करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं। ब्लूप्रिंट का कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, कल की क्लास में पढ़ा, क्लास का। तो ब्लूप्रिंट की तरह हमारे पास क्या होता है कि स्कीमा भी होता है। कि जब भी कोई भाई डेटा क्रिएट होगा तो पहले प्रॉपर उसका एक स्कीमा होगा, उस स्कीमा से डेटा वैलिडेट होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा डेटा क्रिएट होगा। एसक्यूएल के अंदर ये होता है। नो एसक्यूएल जो होता है ना भाई, वो होता है स्कीमा लेस डेटाबेसेस। मतलब उसमें स्कीमा की कोई लिमिटेशन है ही नहीं। मतलब एक यूजर आया 5 प्रॉपर्टी के साथ, जाने दो। एक यूजर आया 10 प्रॉपर्टी के साथ, जाने दो। जितना भी ये बिग डेटा का गेम होता है ना भाई आजकल, ये सारा नो एसक्यूएल के ऊपर ही खेला जाता है कि जो डेटा हाथ में आ रहा है बस जाने दो। सही है क्लास? तो भाई ये दो दिन हमारे पास डिफरेंशिएट है। एक और भी होता है भाई, एसक्यूएल हमारे पास रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस होता है, आरडीबीएमएस। और जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं हमारे पास क्या होते हैं भाई, डीबीएमएस। मतलब रिलेशनल क्रिएट इसके अंदर नहीं होते। अब ये सब क्या होता है क्या नहीं होता भाई, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर। अब इसे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके लिए था बस। समझ में आया क्लास? ये नहीं आया? फायरबेस के जो डेटाबेस है भाई, वो कौन सा डेटाबेस आपके पास, नो एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब ये आपसे क्या लेगा, एक जेसन लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। सही है क्लास? तो भाई क्लाउड फायर स्टोर फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। बिल्ट ऑन गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, टू स्टोर एंड सिंक डेटा फॉर क्लाइंट एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। सही है भाई, आगे बढ़ो भाई। फिर की क्लास हमारे पास गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर। भाई स्टेप बताओ अब बस, सेटअप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा भाई, हम लोग क्लास यहाँ पे भाई ये तो यूज कर नहीं सकते, हमने एनपीएम तो करानी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भाई अब हमारे पास ना क्लास सीडीएस वाला नहीं आता, और कंप्यूटर में यूज करना नहीं है। नेम स्पेस यूज करे नहीं करे, मैं सोच रहा हूँ कुछ। भाई कनेक्ट तो कर लो। अच्छा भाई, अब एक ट्रिक है, बस वो समझ लो, करवाऊंगा नहीं मैं आज, सिर्फ ट्रिक बता देता हूं।
कि आप लोग घर जाके कम से कम फायरबेस को डेटाबेस को कनेक्ट करना सीख लो। अच्छा भाई क्लास, अभी आपको ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर बस एक इशू है फायरबेस को यूज करने में। वो क्या इशू है भाई कि हम लोगों ने यहाँ पे npm यूज नहीं करा, बल्कि हम लोगों ने क्या यूज करें, यहाँ पे cdn यूज करें। आप यहाँ पे मॉड्यूलर एपीआई यूज करना है इसकी। क्या यूज करना है इसकी? मॉड्यूलर। बस सीन ही होगा हमारे पास कि हम लोग यहाँ पे भाई जब देखो भाई क्या कह रहे हैं, यू विल नीड टू इंपोर्ट बोथ फायरबेस एंड क्लाउड फायरस्टोर। इनिशियलाइज ऐप तो हम कर चुके ना क्लास, या नहीं कर चुके? कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? इंपोर्ट गेट फायरस्टोर। लेकिन अब मसला यहाँ पे भाई हमारे पास छोटा सा क्लास ये है कि ये इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है? फायरबेस स्लैश फायरस्टोर। लेकिन हमारे पास लोकली फायरस्टोर तो है ही नहीं, ये हमारे पास है नहीं है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने इनिशियलाइज ऐप कहाँ से इंपोर्ट किया था? इस लिंक से किया था क्लास? मैं सिंपल इस लिंक को ही कॉपी करूंगा। क्या करूंगा? इस लिंक को ही कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? मैं पेस्ट करूंगा। बस हमें एक चीज चेंज करनी है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फायरबेस स्लैश ऐप, फायरबेस क्या कहते हैं इसको, हाइफन, और क्या लिखा हुआ है? ऐप। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फायरबेस स्लैश। तो बस यहां पे मैं क्या कर दूंगा? फायरस्टोर। मतलब फायरबेस स्लैश फायरस्टोर से जो भी चीज आपको इंपोर्ट करनी है क्लास, जो भी चीज आपको क्या करनी है भाई? इंपोर्ट करनी है। हम कहां से इंपोर्ट करेंगे उसको? हम इस यूआरएल से इसको इंपोर्ट करेंगे। और ये भाई यूआरएल कहां से मिला भाई? वही पुराना वाला यूआरएल है, सिर्फ हमने ऐप को हटा के क्या कर दिया? फायरस्टोर कर दिया। सही है क्लास? आगे जाके हम लोग ऑथ पढ़ेंगे तो हम लोग फायरस्टोर को हटा के क्या लिख देंगे? वहां पे ऑथ लिख देंगे। अगर हम स्टोरेज पढ़ते इन फ्यूचर, अगर हम स्टोरेज भाई पढ़ रहे होते अगर फायरबेस की, तो ऐप को हटा के क्या लिखते? फिर मैं स्टोरेज लिख देता। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं भाई? अपने सर्विसेज के नेम देते हैं। तो हमारे पास यूआरएल क्या हो गया भाई? क्रिएट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई एक दफा फिर देख लो। मुझे कैसे क्या इंपोर्ट करना है? गेट फायरस्टोर इंपोर्ट करना है क्लास। कॉपी करा, पेस्ट करा, लेकिन हमारे पास लोकली फायरबेस नहीं है। मुझे तो भाई यूआरएल से गेट करना होगा। तो यूआरएल कॉपी करा और फ्रॉम में क्या करा? मैंने यूआरएल रख दिया। बस सीन क्या हमारे पास? हम ऐप को हटाएंगे और क्या लिख देंगे? सर्विस का नाम, मतलब फायरस्टोर लिख देंगे। क्लास क्लियर है? देन क्या करना है भाई? हमारे पास गेट फायरस्टोर हो गया। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन हाँ भाई ये रखी हुई हमारे पास। फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इनिशियलाइज फायरबेस। हाँ भाई इनिशियलाइज हुआ हुआ है फायरबेस। क्या इनिशियलाइज करना है? कॉपी करा, पेस्ट करा, इनिशियलाइज क्लाउड फायरस्टोर एंड गेट अ रेफरेंस टू द सर्विस। तो गेट फायरस्टोर जो हमने भाई ऊपर से क्या करा है? इंपोर्ट करा है, उसे यहाँ पे कॉल करा और उसमें हमने क्या पास कर दी? अपनी ऐप पास कर दी। सिंपल मैंने क्या करा भाई? यहां से ऐप को एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने किसको एक्सपोर्ट कर दिया? डीबी को भी एक्सपोर्ट कर दिया। और कहां पे इंपोर्ट कर लिया? app.js के अंदर मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। console.log फायरबेस, डेटाबेस और डीबी। अगर मुझे डीबी मिल गया इसका मतलब मेरा फायरबेस भी इनिशियलाइज हो गया। अब मैं फायरबेस को भाई जिस तरह चाहूं उस तरह यूज कर सकता हूं। आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, या नेक्स्ट क्लास के अंदर सर और करवा दूं, कोई मसला नहीं है। करवा दूं, क्रेडिट करवा दूं उसका। चले भाई हाँ एप्लीकेशन बना लेते हैं। चले भाई क्लास आज के लिए इतना